हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को होने वाला है। तो हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं आपकी सीडीपी के लिए, जो कि पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए हम लोग जो है 15 दो क्लास में क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। जिस सीडीपी के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 हम पहले क्लास में कर चुके हैं, नेक्स्ट 15 हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थी में नहीं होता है, ये देखना है आपका। जब नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है तो आंसर भी नेगेटिव ही देना है। जब आपका प्रश्न जो है वो पॉजिटिव होगा तो आपका आंसर भी पॉजिटिव होगा। चलिए, क्या है कि विद्यार्थी में नहीं होता है? कौन प्रतिभाशाली विद्यार्थी? परिशुद्धि की इच्छा, जानकारी का धीमा अवशोषण, विषय वस्तु की तीव्र समझ, तीक्ष्ण उत्सुकता। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनमें तीक्ष्ण उत्सुकता पाई जाती है, तीव्र समझ भी होती है, जल्दी समझ जाते हैं, और परिशुद्धि की भी उनमें इच्छा होती है। जानकारी का धीमा अवशोषण नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। क्या दे रखा है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में जो लागू किया गया, निम्न में से किस सिद्धांत को पक्षपोषित करता है? देखिए, पृथकीकरण है, नामीकरण, समावेशन और एकीकरण। तो ये समावेशन की ओर जाएंगे हम इसमें। देखिए, पृथकीकरण जो है वो एक नेगेटिव टैग वर्ड है, नामीकरण भी एक टैग नेगेटिव है, एकीकरण में सबको एक साथ लेना है, लेकिन समावेशन में उसकी क्षमता के अनुसार हमें सबको एक साथ समावेशित करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 है। क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करती है कि हमें डैश दुरुस्त करने के लिए डैश को बदलना चाहिए। हमें क्या दुरुस्त करना चाहिए? हमें समाज दुरुस्त करना चाहिए? नहीं भाई, हमें अधिगमकर्ता दुरुस्त करना चाहिए। हमें तंत्र प्रणाली को दुरुस्त करना चाहिए और इसके करने के लिए अधिगमकर्ता को बदलना चाहिए। जो सीख रहे हैं उनको बदलना चाहिए, ना कि उनके क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जा सके। वह अवस्था जिसमें संख्या क्रम को याद करने की किन्हीं दो संख्याओं की तुलना की गई है। देखिए, संख्या से जुड़ा आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? देखिए, उत्साह वैकल्प, गुणज वैकल्प, वाचन और गति समन्वय। संख्याओं से जुड़ा आ रहा है तो गुणज वैकल्प हम जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? डिस्कैलकुलिया कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 है। क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा कारक चलन क्रियात्मक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक है? देखिए, उनको चलने में दिक्कत हो रही है ना, चलन क्रिया में वो दिक्कत आ रही है, तो क्या बाधक होगा? लचीला पाठ्यक्रम, अगम्य आधारभूत संरचना, समानुभूतिपूर्ण अभिवृत्ति, व्यापक मूल्यांकन। तो क्या इसमें बाधक हो सकता है? अगम्य, अगम्य एक नेगेटिव है। देखिए, बाधक भी इसमें नेगेटिव है, तो नेगेटिव प्रश्न पूछा गया तो आंसर भी नेगेटिव हम लगाएंगे। ठीक है, तो अगम लचीला पाठ्यक्रम तो उनके लिए हेल्पफुल होगा, समानुभूति भी हेल्पफुल होगी और व्यापक मूल्यांकन भी। तो ये अगम्य आधारभूत संरचना हम लगा देंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 21 है। क्या दिया हुआ है? जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तब अधिगमकर्ताओं को ज्ञात होता है कि, क्या ज्ञात होता है? वातावरण जो है कैसा है अधिगमकर्ताओं का? सकारात्मक है, तो अधिगमकर्ताओं को क्या ज्ञात होता है? चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसमें। वे अपनी दिखावट, व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर समादृत होते हैं। अगले ऑप्शन क्या है? उन्हें केवल सभी समादृत समझा जाएगा जब वे कक्षा मानकों को साबित करेंगे। देखिए, केवल, सिर्फ, सिर्फ ये यहीं से रॉन्ग होगा, एकमात्र। ठीक है, लेकिन एक नज़र आपको देख लेना है, तो इसके लिए हम लोग ऑप्शन लगाएंगे फर्स्ट वाला। ठीक है, अधिगमकर्ता जो है दिखावट, व्यक्तित्व, सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर समादृत होता है। ये आपका प्रश्न था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 22 है। क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान और समझ कैसी होनी चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा डालते हैं? क्या शिक्षण अधिगम जो है वो प्रक्रिया में बाधा डालता है? नहीं भाई, बाधा एक नेगेटिव आ गया, प्रश्न तो पॉजिटिव पूछा गया है ना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए अप्रासंगिक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सूक्ष्म भूमिका निभाते हैं। देखिए, शिक्षण अधिगम सूक्ष्म भूमिका क्यों निभाएगा, ना ही वो अप्रासंगिक। तो देखिए, पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया था तो हमने नेगेटिव वर्ड्स से सारे ऑप्शन एलिमिनेट किए और आंसर हमें मिल गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 23। क्या कह रहा है प्रश्न? एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? अध्यापक को बच्चों की संलग्नता को देने के लिए क्या करना चाहिए? अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना, प्रत्यय स्मरण
और पुनरावृत्ति पर बल देना, प्रत्यक्ष निर्देशन, बारंबार पुरस्कार और सजा। कभी भी बारंबार पुरस्कार और सजा नहीं देनी है, ना ही बालक को किसी प्रकार का निर्देश देना है, ना ही उन्हें पुनरावृत्ति बार बार किसी चीज़ पर करने के लिए बल देना है। ठीक है, ये नेगेटिव आपके सारे एलिमिनेट हो गए। अन्वेषण, खोज कहीं भी दे दिया जाए तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, और देखिए सही हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अभिकथन और तर्क वाले जो प्रश्न हैं आपके, ये मोस्टली पूरे आपके 30 नंबर का जो पूरा कंप्लीट एक पार्ट होगा, इसमें 4 से 5 रखे जाएंगे। चलिए, अभिकथन क्या कह रहा है? एक संरचनात्मक अध्यापिका बच्चों के ज्ञान के लिए विविध स्रोतों को खोजने की और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर ना रहने के लिए प्रोत्साहित करिए। आप कहेंगे सिर्फ आ गया तो हम गलत कर दें, नहीं, इसमें ना भी तो आ रहा है, मतलब नेगेटिव एलिमिनेट कर रहा है कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं रहना है, तो ये बात सही कही गई है। फिर ये तर्क क्या कह रहा है? अधिगमकर्ताओं को सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं और फलस्वरूप अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर सहयोग से अधिगम की संरचना करते हैं। तो दोनों ही बातें सही कही गई हैं, तो हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन। दोनों ही बातें सही हैं और सही एक दूसरे की व्याख्या करती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा को सुसाध्य करने और विद्यार्थियों को विविध परिप्रेक्ष्यों पर चिंतनशील होने के लिए प्रोत्साहित करने से विद्यार्थी में डैश का विकास करने में मदद मिलती है। अधीनता, आत्मकेंद्रिता, भ्रांतियाँ या समालोचनात्मक चिंतन। देखिए, इसमें क्या आ गया? आपका चिंतनशील आ गया ना, तो इसी से हमने, देखिए प्रश्न में ही आपका आंसर छिपा होता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, समस्या समाधान में निम्न में से कौन सा अवरोधक है? अवरोधक मतलब बाधक। ठीक है, तो देखा जाए इसमें नेगेटिव चीज़ ही पूछी गई है, साधन लक्ष्य विशेषण, ये सही बात है, ये नहीं होगा। ठीक है, प्रकारात्मक आबद्धता की बात यदि हम करें तो ये एक पारंपरिक रूप से जाता है कि हाँ जो है वही करना आपको। पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति, ये भी ठीक हो जाएगा। स्वानुभाविक भी ठीक है, तो हम इसमें जाएंगे कार्यात्मक आबद्धता। देखिए, आबद्धता आपका नेगेटिव जा रहा है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, किस विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के प्रत्युत्तर के लिए सर्वाधिक प्रभावी योजना क्या है? अगर कोई बालक जो है त्रुटियां कर रहा है तो उसके लिए सबसे प्रभावी योजना क्या हो जाएगी? सीधे तौर पर बच्चे को उत्तर बता देना, बिना किसी टिप्पणी के अंक कम करना, विद्यार्थी को प्रश्न हल करने के लिए प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए कहना, और विद्यार्थी को दूसरे के समक्ष तिरस्कृत करना। कभी भी तिरस्कृत नहीं करना है आपको, ना ही बच्चे को सीधे उत्तर बता देना, ये भी गलत है। और अंक कम देने से भी बच्चा जो है वो सर्वाधिक प्रभावी योजना नहीं कर पाएगा। आप उसे कहेंगे कि प्रश्न हल करने के लिए वो चिंतन करे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है? देखिए, अभिकथन और तर्क वाला आपका फिर से क्वेश्चन आ गया है। अभिकथन कह रहा है, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जरूरी है कि बच्चे समझें कि उन्हें प्यार व सम्मान दिया जा रहा है। तो ये बात सही है, अर्थपूर्ण अधिगम तभी होगा जब बच्चे जो हैं जानें कि उन्हें प्यार और सम्मान दिया जा रहा है। अधिगम में संवेग, संवेग वही है जो इमोशनल टाइप का है ना, कि एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, प्यार सम्मान, तो इसे संवेग कहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अधिगम में। आप बच्चे को डांट कर कुछ काम कहेंगे तो बच्चा नहीं करेगा, अगर वही प्यार और सम्मान देंगे तो बच्चा सीखेगा। तो दोनों बात ही इसमें सही कही गई हैं। अधिगम और कथन दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 29 है। देखिए, क्लास तो आपकी ज़्यादा लंबी इसलिए नहीं रखते हैं कि ताकि आप जल्दी से सेशन कंप्लीट कर लें, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित कब होगा? मैं प्रशंसा पाने के लिए कार्य कर रहा हूँ, प्रशंसा पाने के लिए नहीं करेंगे हम, आंतरिक रूप से करना है। सजा से बचने के लिए भी गलत होगा आपका। फिर नेक्स्ट क्या ऑप्शन दे रखे हैं? मैं ये कार्य इसलिए कर रहा हूँ ताकि दूसरे लोगों से मेरी अच्छी छवि बने, ये भी गलत है भाई। छवि बनाने के लिए थोड़ी कोई, मैं ये कार्य कर रहा हूँ। अगर आंतरिक रूप से करना है तो बालक को उसमें आनंद आना चाहिए, तो हम ऑप्शन 4 की ओर बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, प्रश्न नंबर 30। क्या कह रहा है? विद्यालय में बच्चों की सफलता में कौन सा कारक बाधक उत्पन्न करता है? देखिए, बाधा क्या है? आपका नेगेटिव है। मैंने कहा कि जब प्रश्न आपका नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव देना है। कठोर पाठचर्या, रचनात्मक आकलन, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, लचीली समय सारणी। देखिए, लचीली समय सारणी से बालक में कोई भी बाधा नहीं होगी, पॉजिटिव है। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र भी बच्चा को एक रचनात्मक उनमें सिद्धांत जो है, क्षमता
लागू करेगा, ठीक है। रचनात्मक आकलन, तो रचनात्मक दृष्टिकोण बढ़ेगा। अब कठोर आ गया, कठोर पाठचर्या थोड़ी रखनी है, तो ये नेगेटिव था, नेगेटिव आपका आंसर आ गया। कैसी लगी क्या क्लास भाई? अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।